हेलो स्टूडेंट्स, मैं अन्नपूर्णा झा, डिग्री कॉलेज मनोहरपुर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज की क्लास में मैं सेमेस्टर 3 CC 6 यूनिट 2 में बलबन के राजत्व सिद्धांत के बारे में चर्चा करूंगी। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अपने राजत्व सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की। उसका राजत्व सिद्धांत मध्यकालीन तुर्क साम्राज्य के उद्देश्य, कार्यप्रणाली एवं स्वरूप का आधार स्तंभ माना जाता है। सुल्तान के पद, प्रतिष्ठा, शक्ति तथा उत्तरदायित्व के संबंध में उसके विचार बिल्कुल स्पष्ट थे। बलबन के सुल्तान बनने के समय तक राजपद का महत्व पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो चुकी थी। अमीर वर्ग के षड्यंत्रों के कारण सुल्तान सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गया था। अतः बलबन ने सुल्तान बनते ही राजपद की गरिमा को स्थापित करने का संकल्प किया। उसके राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत सुल्तान के दैवी अधिकारों का समर्थन किया गया। बलबन ने राजत्व को दैवी संस्था मानते हुए कहा कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि अर्थात नियामते खुदाई होता है और उसके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य न्याय संगत होता है। उसके राजत्व सिद्धांत का स्वरूप फारस के राजत्व सिद्धांतों से प्रभावित था, जिसमें सुल्तान का पद उच्चतम, अलौकिक और दैवी गुणों से संपन्न माना जाता था। बलबन के अनुसार सुल्तान का स्थान पैगंबर के बाद आता है। उसने स्वयं को जिल्ले अल्लाह अर्थात ईश्वर का प्रतिबंध की उपाधि दी। उसका विचार था कि राजा का पद ईश्वर की देन है तथा उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा ईश्वर में ही निहित है, न कि उसके सामंतों और प्रजा में। ईश्वर का प्रतिनिधि होने के कारण वह सुल्तान को केवल ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी मानता था, जिसमें सामंतों या जनसाधारण के सहयोग या समर्थन का कोई योगदान नहीं था। न ही जनता को उसके कार्यों की छानबीन करने या आलोचना करने का कोई अधिकार था। बलबन के राजत्व सिद्धांत में सुल्तान की निरंकुशता को प्राथमिकता दी गई। उसने कहा था कि सुल्तान सामान्य मनुष्यों से श्रेष्ठ होता है तथा कोई आम व्यक्ति उसकी बराबरी नहीं कर सकता। अतः उसकी शक्ति सीमित है और जनता को उसकी आज्ञा का पालन करने और उसका सम्मान करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि बलबन पूरी तरह से निरंकुशता का समर्थक था और उसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने तथा प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजत्व के सिद्धांत का प्रयोग किया। उसका मानना था कि राजत्व निरंकुशता का प्रतीक है तथा ऐसी निरंकुशता कभी कभी सुल्तान की हत्या का कारण भी बन सकती है। अतः सुल्तान को अपनी सुरक्षा के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। साथ ही जनता में सुल्तान के प्रति भय भी उत्पन्न होना चाहिए। उसका उद्देश्य सुल्तान के पद की गरिमा के साथ साथ उसकी स्थिति को सुरक्षित बनाए रखना भी था। बलबन द्वारा राजत्व के दैवी सिद्धांत को अपनाए जाने के संबंध में कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जब बलबन सुल्तान बना उस समय इस पद की प्रतिष्ठा नष्ट हो चुकी थी। इल्तुतमिश के कई उत्तराधिकारी तुर्क अमीरों के षड्यंत्र का शिकार होकर मारे जा चुके थे। ऐसी स्थिति में एक प्रभावशाली और ताकतवर शासक ही अभिजात्य वर्गों पर नियंत्रण स्थापित कर सकता था, साथ ही साथ प्रशासन और कानून व्यवस्था पर भी नियंत्रण बना सकता था। हबीब और निजामी का मानना है कि बलबन द्वारा सुल्तान को उच्च पद पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास उसकी अपनी हीन भावना और अपराध बोध का परिचायक है, क्योंकि उसने सुल्तान की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया था। लेकिन दूसरे इतिहासकार इसका विरोध करते हैं। डॉक्टर हबीबुल्लाह के अनुसार बलबन ने गद्दी पर अपने वैध अधिकार की कमी को पूरा करने के लिए
राजत्व सिद्धांत का प्रयोग किया। इसके अलावा बलबन स्वयं उस समय दासता से मुक्त हुआ था या नहीं, इस संबंध में भी इतिहासकार मिन्हाज या बर्नी ने भी कहीं पर उल्लेख नहीं किया है। सुल्तान पद प्राप्त करने के पीछे बलबन का कानूनी या वंशानुगत आधार काफी कमजोर था। ऐसी स्थिति में वह अपने पद को वैधानिक स्वरूप प्रदान करने के अलावा राजत्व सिद्धांत की व्याख्या के द्वारा व्याख्या करना चाहता था ताकि उसके पद को वैध माना जा सके। बलबन के राजत्व सिद्धांत के संबंध में इतिहासकार बर्नी की पुस्तक से जानकारी मिलती है, जिसमें उसने अपने पुत्रों को राजत्व के संबंध में कुछ निर्देश दिया था। उसने कहा था कि व्यक्तियों पर शासन करना एक मामूली और महत्वहीन कार्य नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे गंभीरता से तथा उत्तरदायित्वपूर्ण भाव से पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा राजा ईश्वर की कृपा से ही अनेक महत्वपूर्ण और जरूरी कार्यों को करता है, अतः उसे अपने हृदय और आत्मा की पवित्रता के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए तथा ईश्वर की दया के लिए उसका अनुग्रहित होना चाहिए। राजा का जीवन ऐसा होना चाहिए कि उसके प्रत्येक कार्य, कथन और क्रियाकलाप को उसकी जनता की मान्यता प्राप्त हो। उसके जीवन, कार्यों, आदेशों तथा व्यक्तिगत योग्यताओं और गुणों से लोग शरीयत के नियमों के अनुसार जीवन यापन करने की प्रेरणा ले सकें। बलबन ने अपने तर्कों के द्वारा सुल्तान को निरंकुश सत्ता का प्रतीक बना दिया। दिखावटी मान मर्यादा और भव्यता राजत्व का आवश्यक अंग माना गया। कुलीन और अकुलीन लोगों में भेदभाव को बढ़ावा दिया गया तथा सामान्य लोगों से सुल्तान के मेल जोल को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। उसने उच्च कुल तथा निम्न कुल के व्यक्तियों के बीच अंतर स्थापित करने का प्रयास किया। बलबन स्वयं भी इन सिद्धांतों का कठोरतापूर्वक पालन करता था। प्रमुख तुर्क सरदारों की दृष्टि में अपने महत्व को बढ़ाने तथा स्वयं को उनसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए बलबन ने स्वयं को ईरानी बादशाह अफरासियब का वंशज बताया। उसने फारसी रीति रिवाज पर आधारित ईरानी राजाओं की तरह अपने पौत्रों के नाम कैकुबाद, क्यूमर्स और कैखुसरो रखा। उसने स्वयं को कुलीन साबित करने के लिए तुर्क अमीरों के हितों की रक्षा की। उसने प्रशासनिक क्षेत्र को कुलीन वर्ग के लिए पूरी तरह से आरक्षित कर दिया। वह साधारण लोगों से मिलना जुलना भी पसंद नहीं करता था। निम्न श्रेणी के लोगों के प्रति उसके मन में घृणा की भावना थी। उनसे बात करना, उपहार स्वीकार करना भी अपने लिए वह अपमानजनक मानता था। बर्नी के अनुसार बलबन का कहना था कि वह जब किसी निम्न श्रेणी वाले व्यक्ति को देखता है तो उसका क्रोध भड़क उठता और बरबस उसका हाथ अपनी तलवार पर चला जाता था। सुल्तान बनने के बाद बलबन ने मदिरा पान छोड़ दिया तथा मनोरंजन से संबंधित किसी भी कार्य में शामिल होना बंद कर दिया। उसने सामान्य लोगों से बातचीत बंद कर दिया तथा अपना अधिकतर समय एकांत में बिताने लगा। वह कुरान के नियमों का कड़ाई से पालन करता था तथा अपने जीवन में उच्च आदर्श अपनाकर आम जनता को प्रभावित करना चाहता था। बलबन ने सुल्तान के पद, शक्ति और मर्यादा के अनुसार शाही दरबार को भव्य और अनुशासित बनाने का प्रयास किया। उसने ईरानी पद्धति पर राज दरबार का गठन किया। वह ऐसे राज दरबार का निर्माण करना चाहता था जिससे प्रजा के हृदय में सुल्तान के प्रति आदर और भय दोनों उत्पन्न हो। दरबार में शिष्टाचार और पोशाक से संबंधित नियम लागू किए गए। उसने फारसी तौर तरीकों के अनुसार दरबार में सिजदा यानी घुटने पर सिर झुकाना तथा पैबोस अर्थात सुल्तान का पैर चूमना जैसी प्रथाओं को आरंभ किया। दरबार में उसके अंगरक्षक नंगी तलवार लेकर खड़े रहते थे। कोई भी दरबारी बिना औपचारिक वेशभूषा के दरबार में उपस्थित नहीं हो सकता था। सुल्तान स्वयं भी
पूरे राज चिन्हों, राजसी पोशाकों तथा शाही साजो सामान के साथ ही दरबार आता था। प्रमुख सभासदों के अलावा, प्रमुख सरदारों के अलावा किसी अन्य पदाधिकारी को दरबार में बैठने का अधिकार नहीं था। बलबन सिर्फ वजीर से बात करता था। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को दरबार में हंसने या मुस्कुराने की अनुमति नहीं थी। हर्ष या शोक जैसी भावनाओं को वह अपने निजी सेवकों के सामने भी प्रकट नहीं करता था। उसने अपने प्रिय पुत्र महमूद की मृत्यु पर भी किसी के सामने शोक प्रकट नहीं किया। उसके दरबार में ईरानी त्योहार नौरोज काफ़ी धूमधाम से काफ़ी शानो शौकत के साथ मनाया जाता था। बलबन ने कुरान के नियमों का कड़ाई से पालन किया तथा राजा द्वारा निष्पक्ष और कठोर न्याय करने को प्राथमिकता दी। उसका कहना था कि अत्याचारी शासक आंधी में जलता हुआ चिराग है जो कभी भी बुझ सकता है और प्रजा को न्याय देना राजा का दायित्व है। बलबन अपने सगे संबंधियों और वरिष्ठ अधिकारियों को भी अपराध सिद्ध होने पर माफ नहीं करता था। उसने बदायूं के सूबेदार को एक नौकर की हत्या करने के कारण मृत्युदंड की सजा दी थी। उसने पूरे साम्राज्य में गुप्तचरों की तैनाती की जो उसे सभी घटनाओं की जानकारी देते थे। निस्संदेह अपने व्यक्तिगत व्यवहार, दरबार की शान शौकत तथा सत्ता के प्रदर्शन के आधार पर बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा और गरिमा को पुनः स्थापित कर दिया। उसने ईश्वर, शासक और जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंध बनाने का प्रयास किया। उसने जनहित के आधार पर शासक का व्यवहारिक आदर्श स्थापित किया। उसका राजत्व सिद्धांत शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित था। उसका उद्देश्य सैनिक और प्रशासनिक अधिकारियों पर अपना प्रभाव बनाए रखना था। वह राजा के पद को विशेष स्थान प्रदान करना चाहता था जो अपनी शक्ति और सत्ता के लिए अभिजात वर्ग पर निर्भर न हो बल्कि अपनी व्यक्तिगत शक्ति पर आधारित हो। उसने सुल्तान की निरंकुशता में सबसे बड़ी बाधा तुर्क अमीरों की ताकत और प्रभाव को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। बलबन का निरंकुश राज्यत्व बिना सैनिक सहायता के स्थापित नहीं हो सकता था क्योंकि शक्तिशाली और अनुशासित सेना ही निरंकुश शासन का आधार है। साम्राज्य की सुरक्षा, कानून व्यवस्था का पालन तथा विद्रोहियों पर नियंत्रण के लिए सैन्य शक्ति अत्यंत आवश्यक है। बलबन ने सेना का पुनर्गठन करते हुए सैनिकों की संख्या बढ़ाई, सेना में योग्य व्यक्तियों को शामिल किया तथा उनके प्रशिक्षण और वेतन की व्यवस्था की। बलबन ने अपने राजत्व संबंधी सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देकर राजपद की प्रतिष्ठा को स्थापित किया। उसने सुल्तान के पद को राजकीय शक्ति का स्रोत बना दिया। यह बलबन की महान सफलता थी। थैंक यू।